वेलकम बैक व्यूअर्स। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। तो जानेंगे इस वीडियो में कि ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल क्या था, इसका शासन था, विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। मुगल काल के अधीन बंगाल एक सूबा था। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। जो बंगाल का नवाब था वो बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा का भी शासक था। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। जो भी कच्चे उत्पाद होते थे वह बंगाल से निर्यात होते थे। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को जाने वाला एशिया का 60% जो सामान था वह बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद सुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद एक वर्ष के अल्प समय के लिए मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अली बर्दी खां ने उसका तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल की इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे। जैसे एक ओर जहां शेष भारत अर्थात बंगाल को छोड़कर सीमावर्ती युद्धों, मराठों आक्रमणों और जाट विद्रोह से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही कि बाकी क्षेत्रों की तुलना में बंगाल में शांति बनी रही। ना किसी का आक्रमण हुआ, ना युद्ध हुए। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की। जो निर्यात किया उसके बदले में उसे 6.5 करोड़ रुपए की चांदी मिली और लगभग
2 करोड़ 30 लाख रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई। अर्थात 44 सालों में आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हो गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भर भराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। कि जो विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिए गए, उससे बंगाल का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि उनका जो राजकोष था उसको बहुत हानि उठानी पड़ी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज 1740 ईस्वी में सरफराज खां को अपदस्थ कर अली बर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था। सेशन को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए, अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का, जो सिराजुद्दौला की छोटी बेटी थी, उसका लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राज बल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उदंडता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनैतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। 8 वर्षों के शासन में समय में 3 नवाबों ने शासन किया। सिराज के शत्रु सिराजुद्दौला 1756 में अली बर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। जिसके लिए उसे नवाब बनाया गया, उन समस्याओं को वो हल नहीं कर सका। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ
अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उदंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर नियुक्त का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी अपनी स्थिति को प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया कि जब अंग्रेज मनमानी कर रहे थे तो सिराज ने इसके लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। उन पर सिराज के आदेश का कोई असर नहीं हुआ। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फुलता द्वीप पर जाकर शरण ली। इस किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया। जो किला था उसकी कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बनाकर बंद कर दिया, इससे कई अंग्रेज मारे गए। इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्यवाही से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुलता द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया।
अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। वहां से दल आ गया पूरा, और प्लस बंगाल में जो मौजूद थे अंग्रेज, उन्होंने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1767 ईस्वी में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क अर्थात बूढ़ा होने के कारण, अल्पवयस्क कम बूढ़ा होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि भी कर ली, क्योंकि उतना सक्षम नहीं रहा। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। 29 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, जो अंग्रेजों ने किलेबंदी की थी उसमें नवाब की आज्ञा नहीं ली। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। कंपनी ने कलकत्ता में राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारियों में कटौती कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ, इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।